महाराज सुमेर सेन का बेटा पृथ्वी, उनके मंत्री का बेटा विक्रम और कोतवाल का बेटा आनंद, तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर अपना वक्त एक ही साथ गुजारते थे। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त एक कमरे में शतरंज खेल रहे थे। खेल बहुत ही दिलचस्प चल रहा था कि एक मोहरा गुम हो गया। सारे कमरे की तलाशी ली गई, एक एक चीज को उलट पुलट कर देखा गया, मगर शतरंज का मोहरा नहीं मिला। जाहिर था कि मोहरा उन तीनों में से किसी एक के पास था, मगर तीनों इस बात से इनकार करते रहे। एक दूसरे की तलाशी लेने को वो तैयार नहीं थे। पृथ्वी ने कहा, मोहरा गुम हुआ, अगर कमरे में नहीं है तो कहां पर गया? तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि नगर के कोतवाल यानी आनंद के पिता से इस बात की खोज करवाई जाए। जब वो कोतवाल के पास पहुंचे तो कहने लगे, हम तीनों शतरंज खेल रहे थे कि हमारा एक मोहरा गुम हो गया। सारा सामान छान मारा, मगर मोहरा नहीं मिला। ये तो पक्की बात है कि मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि मोहरा किसके पास है? बस एक बात का ध्यान रखें कि जिसके पास भी मोहरा ना हो उसका नाम ना लिया जाए, क्योंकि इससे उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कोतवाल ने जब सारा माजरा सुना तो ये सलाह दी कि बेहतर यही होगा कि जिसके पास भी मोहरा है वो दे दे। वो तीनों एक साथ बोले कि नहीं, इसका फैसला तो आपको ही करना होगा। कोतवाल ने जान लिया कि इस बात का फैसला करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है, इसीलिए उसने समय ना होने का बहाना बनाया और कहा कि वो तीनों मंत्री से इस बात का फैसला करवा लें। मंत्री के पास जाकर उन तीनों ने अपना किस्सा कह सुनाया। मंत्री समझ गया कि तीनों का यह मामला बड़ा ही पेचीदा है, इसीलिए उसने उन तीनों को महाराज सुमेर सिंह के पास जाने की सलाह दी और कहा कि ये उनके अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। वो तीनों राजमहल में पहुंच गए और महाराज के पास जाकर अपनी सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर राजा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम में से जिसने भी मोहरा लिया है वो सामने रख दे, मेरे पास इन बेकार बातों के लिए समय नहीं है। तीनों के कहने पर राजा ने अपने न्याय अधिकारी को आदेश दिया कि वो तीनों का फैसला करें। इसीलिए न्याय अधिकारी ने तीनों दोस्तों को अपने घर पर बुला लिया। न्याय अधिकारी तीनों की बात सुनकर बड़ा ही सोच में पड़ गया। तभी उसकी बेटी कमरे में दाखिल हुई। अपने पिता को परेशान देखकर उसने पूछा, पिताजी, किस बात की उलझन है? आप बड़े ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं। न्याय अधिकारी ने सारा माजरा उसे कह सुनाया। उसकी बेटी, जिसका नाम चारुलता था, कहने लगी, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उनकी इस समस्या का हल कर दूंगी। न्याय अधिकारी कहने लगा, बेटी तुम नहीं जानती, उनका मामला बड़ा ही पेचीदा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि महाराज ने उन तीनों को मेरे पास भेजा है। चारुलता कहने लगी, पिताजी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे सामने वो तीनों नौजवान टिक नहीं पाएंगे। मैं उनका फैसला भी कर दूंगी और उनको अच्छा सबक भी सिखा दूंगी। न्याय अधिकारी ने कहा, बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना, वो तीनों कोई साधारण लड़के नहीं है, सारा राज दरबार उनके आगे सिर झुकाता है। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखल ना दो, मैं खुद ही कोई उपाय सोचकर सारा मसला हल कर लूंगा। बेटी ने कहा, आप निश्चिंत रहें पिताजी, मैं बहुत ही सोच समझकर फैसला सुनाऊंगी। एक दिन बाद वो तीनों दोस्त न्याय अधिकारी के घर पर पहुंच गए। न्याय अधिकारी ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा जवान बेटा देगा। इसके बाद एक नौजवान कमरे में आया। असल में वो नौजवान चारुलता थी, जो एक पुरुष की पोशाक में वहां पर अपना रूप बदल कर आई थी। उसके आते ही तीनों दोस्त टकटकी लगाकर उसे देखने लगे। आनंद ने कहा, यह लड़के के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की है। दूसरे ने कहा, यह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान है। उनकी बातें सुनकर चारुलता ने कहा, आप तीनों ठीक कहते हैं, मैं चारुलता हूं, आप ठहरिए, मैं अपने असली रूप में आती हूं। ये कहकर वो दूसरे कमरे में गई और फिर पुरुष का वेश उतारकर अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। उसके घने काले लंबे लंबे बालों और खूबसूरती को देखकर वे तीनों दोस्त ठगे के ठगे रह गए। वो लड़की मानो कोई अप्सरा सी दिखती थी। उसे देखकर तीनों अपनी सुध-बुध खो बैठे। चारुलता ने कहा, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया, इससे पता चलता है कि आप तीनों बड़े ही अक्लमंद हैं। मैं आप तीनों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। मुझे बताइए कि उलझन क्या है? महाराज के बेटे पृथ्वी ने अपने होश संभालते हुए कहा, सुनिए खूबसूरत राजकुमारी, हम तीनों दोस्त
कमरे में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। हमारा एक मोहरा नहीं मिला और वो मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि वो मोहरा किसके पास है। गलत लड़के का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि इससे उसकी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। चारुलता ने कहा, अगर वो मोहरा आप में से किसी के पास है तो वो खुद ही उसको वापस कर दे, इसमें दिक्कत क्या है। पृथ्वी बोला, हम में से कोई नहीं बता रहा, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। इसका फैसला करना बड़ा ही जरूरी है। चारुलता ने कहा, ठीक है, इसका फैसला मैं कर सकती हूं कि मोहरा किसके पास है, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूं। आप उसे गौर से सुन लें। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आज से 50 साल पहले की बात है। एक नगर में त्रिलोचन और मनोहर नाम के दो दोस्त थे। दोनों दोस्तों में बचपन से ही बड़ा प्यार था। दोनों बचपन से एक साथ ही खेले और पढ़े। एक साथ ही वो दोनों जवान हुए। दोनों दोस्त जब तक एक दूसरे को ना देख लेते उन्हें चैन नहीं आता था। दोनों दोस्त बहुत ही शरीफ, बहादुर और जाबाज थे। दोनों में इतना प्यार था कि मानो वो दो शरीर और एक जान थे। त्रिलोचन अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाता था। साथ ही उसे चित्रकारी करने का भी बड़ा ही शौक था। दूसरी तरफ मनोहर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करता था। उन दिनों माघ के महीने में गंगा नदी के किनारे पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगता था, जिसमें आसपास के शहरों, नगरों और राज्यों से लोग आते थे। इसके अलावा बहुत से व्यापारी भी वहां अपना माल बेचने आते थे। साधु सन्यासियों की वहां खूब भीड़ रहती थी। लोग गंगा में स्नान करते, साधु सन्यासियों के दर्शन करते और मेले का मजा उठाते। मेले में व्यापारियों की दुकान के अलावा करतब दिखाने वाले भी आते थे। यहां तक कि ठग और चोर भी इसी मेले में पहुंच जाते थे। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक, औरत और मर्द सभी इस मेले में आते थे। बड़े बड़े तलवारबाज और तीरंदाज दूर दूर से आकर वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। रात के समय पूरा इलाका दियों की रोशनी से जगमगा उठता था। तरह तरह के खेल तमाशा दिखाने वाले अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर लोगों का दिल जीत लेते थे। लोग महीनों से इस मेले का इंतजार करते थे और इसमें शामिल होते थे। त्रिलोचन का पिता भी हर साल मेले में अपनी दुकान सजाता था और माल बेचता था। दोनों दोस्त त्रिलोचन और मनोहर भी हर साल मेला घूमते और मजे करते थे। एक दिन त्रिलोचन का पिता बीमार हो गया और उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि इस साल त्रिलोचन दुकान पर बैठे। इस तरह दोस्तों की ये जोड़ी मेला इकट्ठा ना देख सकी और मनोहर अकेला ही देखता रहा। मनोहर मेला घूमता, फिर घूम फिर कर वो अपने दोस्त त्रिलोचन की दुकान पर आ जाता। एक शाम की बात है, मनोहर घूम फिर कर मेले में वापस आया तो बेहद ही परेशान और चिंतित था। त्रिलोचन ने पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या परेशानी है। मनोहर बोला कि उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को मेले में देखा है। देखते ही वो उसकी सुंदरता का कायल हो गया और अब उसके बिना जिंदा रहना मनोहर के लिए नामुमकिन है। दोस्त की हालत जानने के बाद त्रिलोचन ने दुकान बंद कर दी और मनोहर को साथ लेकर वो उस लड़की को मेले में खोजने लगे। उन दोनों ने मेला खत्म होने तक हर जगह लड़की को तलाश किया, मगर वो लड़की कहीं नजर ना आई। लाचार होकर दोनों दोस्त वापस लौट आए। अगले दिन वो फिर से उस सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े, मगर मायूसी के सिवा उन्हें कुछ भी हाथ ना लगा। वो दिन भी आ गया जब मेला खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। त्रिलोचन ने मनोहर को तसल्ली देते हुए कहा कि उस लड़की का हुलिया बताए। मनोहर उसका हुलिया बताने लगा और त्रिलोचन, जो कि चित्रकारी में माहिर था, वो लड़की की तस्वीर बनाता रहा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो मनोहर ने कहा कि इस तस्वीर में केवल 2 कमियां रह गई हैं। उस लड़की के निचले होंठ के दाईं तरफ एक तिल का निशान था और दूसरा उसके बालों की एक लट उसके माथे पर गिरी हुई थी। त्रिलोचन ने ये दोनों चीजें बना दी तो मनोहर बोला कि अब ये उस लड़की की तस्वीर है। त्रिलोचन ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वो इस लड़की का पता नहीं लगा लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। वो उम्मीद ना छोड़े और त्रिलोचन के सफल होकर लौटने तक इंतजार करे। दोनों दोस्त एक दूसरे से अलविदा हुए। अगले दिन त्रिलोचन ने अपने घर से विदा ली और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती उस सुंदर लड़की की खोज शुरू कर दी। उसने हर वो जगह तलाश की जहां उस लड़की के मिलने की उम्मीद थी। भूखा प्यासा, थका हारा वो लड़की की तलाश में भटकता रहा,
मगर लड़की का कुछ पता ना चला। त्रिलोचन के बूढ़े माँ बाप और उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया, मगर वो अपने प्यारे दोस्त से किए हुए वादे को निभाना चाहता था। उसने दूर नजदीक की कोई भी बस्ती, कोई भी गांव, कोई भी शहर नहीं छोड़ा जहां उस लड़की को तलाश ना किया हो। इस दौरान वो अपने दोस्त मनोहर से भी नहीं मिल सका। त्रिलोचन को एक दिन किसी से पता चला कि उसका दोस्त मनोहर बहुत बीमार है और कमजोर हो चुका है। वो हमेशा उस लड़की को याद करता रहता है और उसकी याद में तड़पता रहता है। त्रिलोचन भी पूरी लगन के साथ उस लड़की को ढूंढता रहा, यहां तक कि त्रिलोचन को भटकते भटकते एक पूरा साल बीत चुका था और अब अगला मेला भी आ गया। त्रिलोचन पूरे 10 दिन तक मेले में उस लड़की को तलाश करता रहा, मगर उसे सफलता ना मिली। मेला भी खत्म हो गया। इस दौरान त्रिलोचन के माँ बाप उसके लिए बड़े ही चिंतित रहने लगे और फिर आखिर समझा बुझाकर वो त्रिलोचन को घर वापस ले आए। त्रिलोचन के घर वालों ने उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा दी। उन्होंने सोचा कि शादी के झंझट में पड़कर वो सही रास्ते पर आ जाएगा और ये आवारागर्दी बंद कर देगा। शादी की पहली रात जब त्रिलोचन अपने कमरे में गया और दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो एकदम पीछे हट गया, जैसे बिजली सी कौंध गई हो। त्रिलोचन की हैरानी की सीमा न रही जब उसने अपनी दुल्हन के रूप में उसी सुंदर लड़की को पाया जिसे वो 1.25 साल से तलाश कर रहा था। त्रिलोचन की हालत देखकर दुल्हन ने कहा, आप मुझे देखते ही परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? त्रिलोचन ने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस लड़की से पूछा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? दुल्हन कहने लगी, आप तो मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपका हर आदेश मानूंगी। अगर वो त्रिलोचन ने कहा, नहीं अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस बात पर दुल्हन बोली, मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। त्रिलोचन ने मनोहर की सारी प्रेम कहानी अपनी दुल्हन को कह सुनाई कि किस तरह वो उसके प्रेम में पड़कर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार बैठा है, और फिर मनोहर से किए हुए अपने वादे का भी जिक्र किया। मनोहर की खराब तबीयत के बारे में बताया और कहा, अपनी जान से प्यारे दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूं। तुम मनोहर से शादी कर लो तो मैं सारा जीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। दुल्हन ने कहा, मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। त्रिलोचन बोला, तुम अभी मनोहर के घर चली जाओ। दोनों ने मनोहर के घर का पता मालूम करके घोड़ा मंगवाया और उसी रात मनोहर के गांव की तरफ दुल्हन अकेली ही रवाना हो गई। मनोहर पास के ही एक गांव में रहता था। दुल्हन रात के समय ही सफर करती रही। रास्ते में एक जगह वो एक सुनसान जगह से गुजर रही थी। तभी 2 राहगीर अचानक उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने लड़की को ललकारा तो लड़की रुक गई। वो राहगीर जब नजदीक पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के रूप में एक इतनी सुंदर लड़की कीमती कपड़े जेवरों से लदी हुई इतनी रात को अकेले सफर कर रही थी। वो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। लड़की ने इस पर किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं की। सरदार ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। वो बोला, अरे सुंदरी, तुम्हारे कपड़ों से मालूम होता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ऐसी हालत में अकेले सफर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी? लड़की कहने लगी, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से जा रही हूं जिसे मैं अभी नहीं बता सकती। अगर आप आज्ञा दें तो मैं वो जरूरी काम पूरा करके आपके पास वापस आ जाऊंगी। सरदार बोला, मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली कि घर में आया हुआ शिकार यूं ही हाथ से जाने दूं। लड़की ने कहा, आप बेशक ठीक कहते हैं, मगर मैं वचन देती हूं कि कल शाम से पहले पहले मैं इससे भी ज्यादा कीमती जेवर, नकदी और कपड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं डर के मारे ये बात नहीं कह रही, अगर मुझे डर होता तो मैं अकेले सफर ना करती। लुटेरों का सरदार लड़की की दिलेरी से बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, चलो तुम्हारी ये बात भी मानकर देख लेता हूं। अपने आदमियों से कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ाएं। दुल्हन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अकेले ही सफर करूंगी और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। दुल्हन वहां से चलकर सीधी मनोहर के घर पर पहुंची और मनोहर से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। मनोहर ने जब उस खूबसूरत लड़की को देखा कि उसके सामने उसके सपनों की राजकुमारी खड़ी थी,
वो बस एक टक अपनी प्रेमिका को निहारता रहा। लड़की ने खामोशी तोड़ी और कहने लगी, आपने मुझे पाना चाहा और मैं आपकी दासी बनने के लिए आपके पास आ गई। मनोहर ने जब उसके मुंह से ये बात सुनी तो कहने लगा, राजकुमारी तुम कौन हो? तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ कि ये किस्सा क्या है? दुल्हन कहने लगी, आपको इससे क्या मतलब है? मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आई हूं और अब सारा जीवन आपकी ही बनकर रहूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। मनोहर ने कहा, बेशक मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूं, मगर मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है। नजदीक ही पड़ा हुआ एक खंजर मनोहर ने उठा लिया और कहने लगा, अगर तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं इस खंजर से अपनी जान ले लूंगा। यह देखकर लड़की ने असली बात मनोहर को बता दी। ये सुनते ही मनोहर ने कहा, तुम मेरी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी हो और आज से तुम मेरी बहन हो। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मनोहर ने उसे अपनी बहन मान लिया और बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की। अगले दिन सुबह दुल्हन ने मनोहर से वापस जाने की आज्ञा मांगी। मनोहर ने कहा, भाई बहनों को बड़ी ही शान से विदा करते हैं। उसने बेशकीमती गहने और धन देकर अपनी बहन को विदा किया। साथ ही अपने नौकरों से कहा कि लड़की को उसके घर छोड़ाएं। लड़की ने अकेले ही जाने की जिद की तो मनोहर कहने लगा, इतने कीमती जेवर और धन के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और किसी के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आखिर मनोहर को हार माननी पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को विदा किया। मनोहर के घर से चलकर वो लुटेरों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के सामने पेश हुई। उसने सारे कीमती जेवर और कपड़े लुटेरे के सरदार के सामने ढेर कर दिए और कहा कि वो अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गई है। अब आपकी जो मर्जी हो वो कीजिए। सरदार ये देखकर बड़ा ही हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, इतनी दिलेर और इतनी सच्ची। सरदार कभी लड़की को देखता, कभी सामने पड़े हुए बेशकीमती सामान को देखता। वो इस बारे में जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आखिर उससे रहा ना गया और वो लड़की से पूछने लगा कि तुम कौन हो और ये सब क्या माजरा है? दुल्हन ने कहा, आप तो लुटेरे हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है कि मैं कौन हूं? आप अपनी दौलत लीजिए। सरदार ने तुनक कर कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा। इसके बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी सरदार को सुना दी। सरदार बड़ी ही दिलचस्पी से उसकी कहानी सुनता रहा। जब लड़की ने अपनी बात खत्म कर दी तो सरदार कहने लगा कि मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं और मुझे गर्व होगा कि तुम मेरी बेटी बनोगी। उसके बाद दुल्हन ने सरदार से घर जाने की बात कही। लुटेरों का सरदार कहने लगा कि बाप बेटियों को ऐसे विदा नहीं करते। दुल्हन ने कहा कि अगली सुबह उसके मायके वाले उसे लेने आने वाले हैं। तब सरदार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देकर अपनी बेटी को विदा किया। साथ ही वो अपने आदमियों से कहने लगा कि मेरी बेटी को उसके घर छोड़ाएं। परंतु लड़की ने कहा कि मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही चली जाऊंगी। सरदार ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे विदा किया। वहां से चलकर दुल्हन अपने पति के पास पहुंची। त्रिलोचन उसे देखकर भौचक्का रह गया। लड़की ने अपने पति को अपने अनोखे सफर की सारी कहानी कह सुनाई तो उसका पति ईश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने लगा। अब चारुलता ने यह कहानी खत्म करते हुए तीनों दोस्त पृथ्वी, आनंद और विक्रम से बारी बारी से पूछा कि आप बताएं कि सबसे बड़ा बलिदान किसका है। सबसे पहले पृथ्वी ने जवाब दिया कि असली बलिदान त्रिलोचन ने किया है, जिसने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को दोस्त के पास भेज दिया। आनंद ने कहा कि असली बलिदान मनोहर ने किया है, जिसने उस लड़की को इतना प्रेम किया और जब उसे पता चला कि वो उसके दोस्त की पत्नी है तो उस लड़की को अपनी बहन बना लिया। विक्रम बोला, नहीं, वो दोनों तो आपस में गहरे दोस्त थे, तो उन्होंने अगर एक दूसरे के लिए बलिदान दिया तो किसी पर कोई एहसान नहीं किया, ये उनका कर्तव्य था। असली बलिदान तो लुटेरों के सरदार ने दिया, जो बुरे कर्म करने वाला था, मगर जब असलियत का पता चला तो उसने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। ये एक बहुत ही बड़ा बलिदान है। चारुलता ने तीनों के जवाब सुने तो कहने लगी, मोहरा विक्रम के पास है और वो मोहरा सबके सामने रख दे।
इस पर विक्रम ने मोहरा निकालकर सबके सामने मेज पर रख दिया। वो तीनों बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने चारुलता से पूछा कि किस तरह से उसने इतनी आसानी के साथ उनका फैसला कर दिया। चारुलता ने जवाब दिया कि यह तो बड़ी ही सीधी सी बात है। एक आदमी में जो आदतें खुद होती हैं, उसी तरह की आदत वाले इंसान को वो पसंद करता है। विक्रम ने उन चोर और लुटेरों के सरदार की तारीफ की तो मैं फौरन इसके मन के विचारों को समझ गई कि एक चोर ही दूसरे चोर से हमदर्दी रख सकता है और यही असली अपराधी है। तीनों दोस्त उस अक्लमंद लड़की के फैसले से बहुत ही खुश हुए। वो तीनों लड़की की तारीफ करते हुए और धन्यवाद देकर वहां से लौट गए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।